नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में समन भेजा गया है। इस बार अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। ईडी की रडार पर अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजा गया है, जहां दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से एक और समन भेजा गया है। 18 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी की रडार पर, जहां उन्हें अभी हाल में ही राउज एवेन्यू कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिली थी। उन्हें शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से सहूलियत दी थी कोर्ट ने और ईडी को कागजात पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी की तरफ से कोई राहत नहीं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेज दिया है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है और 18 मार्च को ईडी के समक्ष अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। आपको बता दें कि इससे पहले शराब घोटाला मामले पर ईडी ने 8 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे थे, जिसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी ने न्यायालय का रुख किया था, जहां कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दी थी और अरविंद केजरीवाल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज पेश करने के आदेश भी दिए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल को अब एक बार फिर से ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। हालांकि इस बार मामला कुछ और है। इस बार दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना है। पूरी जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है। आयुषी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। ईडी की रडार पर निशाना नंबर 1 पर अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आयुषी, पूरी अपडेट क्या है, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार 8 सम्मन भेजे जा चुके थे, लेकिन ये जो 8 सम्मन थे ये दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर भेजे गए थे, जिसको लेकर फिर ईडी कोर्ट भी जाती है। कल वो अपनी जमानत लेते हैं कोर्ट से अरविंद केजरीवाल, लेकिन आज सुबह सुबह एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से झटका लगा है और 9वां सम्मन उन्हें जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए जाना होगा। लेकिन इस बार जो सम्मन भेजा गया है वो सम्मन दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले को लेकर नहीं, बल्कि जल बोर्ड घोटाले मामले को लेकर भेजा गया है। यानी कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली जल बोर्ड में भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। कहा जा रहा था कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड में कई ऐसे काम हुए हैं, कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जिनके नाम पर पैसा उठाया गया है, बट वो काम कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसे तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा और कहीं ना कहीं एलजी भी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन बैठाए हुए थे, जिसके बाद अब ईडी इस मामले में आई है और ईडी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए, जिस तरीके से पहले भी वो मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहते थे, उनके पास अब एक और बड़ा कारण हो गया पूछताछ करने के लिए, तो उन्होंने 9वां सम्मन आज के आज जारी कर दिया। बिल्कुल, तो ईडी जो कि शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेज रही थी और पेश होने को कह रही थी, 8वें समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। ईडी ने कोर्ट का रुख अपनाया था और अब 9वां समन उनको भेजा गया है। जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है ईडी के समक्ष जो आया। आयुषी, लेकिन और अपडेट आपसे चाहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले को लेकर के तो बहुत आसानी से ईडी को कागजात जमा करने के लिए कहकर बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जल बोर्ड का मामला निकल करके सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार क्या बढ़ती ही जा रही है और एक खाई से निकलने के प्रयास में अरविंद केजरीवाल क्या दलदल में फंसते जा रहे हैं? देखिए शिवानी, साफ तौर पे अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो
बीजेपी द्वारा कई और ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी पर लगाए जा चुके हैं, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो। लेकिन ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर जो इन्हें एक नया नया ताजा ताजा सम्मन मिला है, वो भी ईडी की तरफ से 9वां सम्मन है। तो बिल्कुल हर तरह से अब अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश कर रही है। और जब एक और नया मामला बना है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोर्ट में एक नया केस बनेगा और नए केस के आधार पर फिर से वो तमाम चीजें तैयार की जाएंगी। तो इसमें एक लंबा वक्त लगता है और लोकसभा चुनाव है, तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश करेंगे कि वो इन चीजों से हटके चुनाव पर फोकस करे, चुनावी मूड में वो ढले। बिल्कुल आयुषी, अगला सवाल मेरा बिल्कुल लोकसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ था, जिसका आपने जिक्र छेड़ दिया है। आयुषी, लोकसभा चुनाव है और अरविंद केजरीवाल को लिहाजा चुनाव पर फोकस करना होगा और ऐसे में ईडी उन्हें लगातार समन पर समन भेजे जा रही है। उनके पुराने मामलों से ही उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है, चुनावी समीकरण को किस तरह से बिगाड़ेगा आम आदमी पार्टी के लिए ये पूरा प्रकरण? चुनावी समीकरण को कुछ खास असर नहीं पड़ेगा अगर अरविंद केजरीवाल जब तक बाहर रहते हैं, जब तक उन्हें किसी कारणवश ईडी द्वारा अरेस्ट नहीं किया जाता है। और जिस तरीके से कल ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, तो अब तो तस्वीरें भी साफ हैं कि अगले 2 महीने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितने जरूरी हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही 9वां सम्मन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलता है, उसके तुरंत बाद जो आतिशी हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो जवाब देती हैं सम्मन का, क्योंकि इससे पहले भी जो 8 सम्मन भेजे जा चुके हैं ईडी की तरफ से, हर सम्मन पे जवाब दिया है आम आदमी पार्टी ने और कई तरह के सवाल भी पूछे हैं ईडी से। और इस बार भी तुरंत सम्मन आते ही आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि मोदी जी के 2 गुंडे हैं, ईडी और सीबीआई। मतलब वो इस 2 जांच एजेंसी को मोदी जी के गुंडे बता रही हैं, जो लोगों को डराते धमकाते हैं और इस तरह के आरोप वो इन 2 जांच एजेंसियों पर लगाती आ रही हैं। बिल्कुल, तो पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म हो गई है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बीजेपी पर एक बार फिर से सवाल या निशान खड़े किए हैं। सीबीआई को और ईडी को बीजेपी का गुंडा बताया है, मोदी जी का गुंडा बताया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा जा चुका है। हालांकि ये मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जल बोर्ड में हुई त्रुटियों को लेकर के भेजा गया है। आयुषी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमरिया में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किसानों ने जंगली हाथियों से फसलों और उनकी जानमाल की रक्षा करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें किसानों की फसलों की रक्षा के लिए गांवों के लोगों ने मिर्ची वाले कंडे और मशाले बनाई। साथ ही टाइगर रिजर्व के सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित इलाके में 5 सदस्यीय हाथी मित्र दल का गठन किया गया है। इन हाथी मित्र दलों की संख्या 20 है। के कारण जो गाँव में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, संघर्ष की, मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की जो स्थिति पैदा हो रही थी बार बार, उसके लिए हमने अभी दक्षिण भारत से एक विशेषज्ञों को बुलाया था कर्नाटका से। वो आए थे और उन्होंने हमारे स्टाफ को सब जगहों को प्रशिक्षण दिया है, गांव वालों को भी इवन प्रशिक्षण दिया है। और ये प्रशिक्षण न केवल बांधवगढ़ में बल्कि बांधवगढ़ के आसपास शहडोल, अनूपपुर, इन जगहों पर भी प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है। महाराष्ट्र के इंदौर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक होटल में खाना खाने के लिए बैठे युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। 6-7 की संख्या में आए हमलावरों ने पहले गोली मारकर हत्या की, उसके बाद कोयले से कई बार उसके ऊपर वार किया। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिल दहलाने देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैप्चर हुई है।
जिसमें साफ देख सकते हैं आप सीसीटीवी की फुटेज की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां 4-5 बदमाशों ने होटल में घुसकर अचानक खाना खा रहे एक युवक को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। युवक की गोली मारकर हत्या करने का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियो है वो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बुलेटिन में अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक हुई है। यूपी और महाराष्ट्र को लेकर आज अहम बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश से 24 उम्मीदवारों का आज ऐलान हो सकता है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के कई अहम फैसले हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर के कई नामों के ऐलान आज किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई सीट पर अभी तक लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में उन नामों पर भी चर्चा होगी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। दत्तात्रेय होसबले फिर से आरएसएस के सर कार्यवाह बने हुए हैं। दूसरी बार चुने गए हैं वो सर कार्यवाह और संघ के सर कार्यवाह अगले चुनाव तक वो बना रहेंगे। दत्तात्रेय होसबले बने रहेंगे सर कार्यवाह। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां दत्तात्रेय होसबले फिर से आरएसएस के सर कार्यवाह बनाए गए हैं। दूसरी बार ऐसा मौका है जब दत्तात्रेय होसबले को संघ का सर कार्यवाह चुना गया है। आपको बता दें कि अगले चुनाव तक दत्तात्रेय होसबले आरएसएस के सर कार्यवाह बने रहेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दूसरी बार संघ के सर कार्यवाह के तौर पर दत्तात्रेय होसबले को चुना गया है। दत्तात्रेय होसबले आरएसएस के फिर से सर कार्यवाह बनाए गए हैं और इस बार अगले चुनाव तक दत्तात्रेय होसबले सर कार्यवाह बने रहेंगे। आपको बता दें कि आज नागपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का अंतिम दिन था। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक काफी अहम है और इसी बीच आरएसएस से जुड़ी एक खबर निकल करके सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है, बड़ी जानकारी इस वक्त की है, जहां दत्तात्रेय होसबले फिर से आरएसएस के सर कार्यवाह चुने गए हैं। ये दूसरा मौका है जब दत्तात्रेय होसबले आरएसएस के सर कार्यवाह बनाए गए हैं। अगले चुनाव तक दत्तात्रेय होसबले सर कार्यवाह बने रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आरएसएस के दूसरी बार सर कार्यवाह के तौर पर दत्तात्रेय होसबले चुने गए हैं, जो कि अगले चुनाव तक आरएसएस के सर कार्यवाह बने रहेंगे। पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पूरे मामले पर पूरी अपडेट क्या है और क्या ये उसी बैठक में लिया गया फैसला है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि नागपुर में 3 दिवसीय आरएसएस की बैठक चल रही है, जिसका आज अंतिम दिन था। बिल्कुल, बेशक शिवानी की जो बैठक पिछले 3 दिन से लगातार चल रही थी और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और वो फैसला ये है कि जो दत्तात्रेय होसबले हैं, जो संघ के कार्यवाहक है, उन्हें फिर से संघ कार्यवाहक बनाया गया है। ये दूसरा टर्म है उनका। अगर बताया जाए तो दत्तात्रेय होसबले का जन्म 10 दिसंबर 1954 में हुआ है और उनके अगर काम करने का तरीका अगर बताया जाए, उनकी तमाम चीजें, तो कर्नाटका के शिवमोगा जिले के रहने वाले हैं और उसके अलावा दत्तात्रेय होसबले 1968 में 13 साल की उम्र में उन्होंने संघ को ज्वाइन किया। उसके बाद
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आए, उसके बाद जेपी आंदोलन में गए, उसके बाद तमाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे जो पूर्वोत्तर भारत की विद्यार्थी परिषद के कार्य विस्तारक के संपूर्ण क्षेत्र में शामिल रहे। उसके अलावा कई बड़े बड़े पद में रहे और उसके बाद उन्हें जो महत्वपूर्ण पद संघ की तरफ दिया गया वो सर कार्यवाहक का बनाए गए हैं और उसके बाद दूसरी बात उनको ये टर्म रिपीट किया गया है। जी पंकज, और कहा गया था कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। एक अहम फैसला तो हमने सुना कि दत्तात्रेय होसबले एक बार फिर से संघ के कार्यवाहक बनाए गए हैं और अगले चुनाव तक वो कार्यवाहक बने रहेंगे। पंकज, इसके अलावा भी बैठक से क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आई है? क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक काफी अहम है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार संघ ऐसी बैठकें करता रहता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठक जो नागपुर में हो रही है, उस बैठक में इस तरह की समीकरण है कि बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी किस तरह से संघ की भूमिका रहेगी, संघ किस तरह से काम करेगा, उन तमाम क्षेत्रों में जाएगा जहां पे मजबूती से संघ का संगठन मजबूत किया जाए और वहां पे लगातार काम किया जाएगा। इसको लेकर संघ भी काम करता नजर आ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह से राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है या तमाम जो पिछले 10 सालों में कार्यक्रम हुए हैं, देश भर में योजनाएं आई हैं, उसको लेकर भी कि वो किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है, मानी जा रही है। जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारत में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद देश भर में पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और इसी के तहत इंदौर ने 40 से अधिक वाहनों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जगहों पर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना निकल करके सामने न आए और इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है जिसमें कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर से दिल्ली जा रही बस पर देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव से 3 यात्री घायल हो गए। सोयत के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। बस पर अज्ञात लोगों के द्वारा पथराव किए जाने की खबर सामने आई है, जहां इस घटना में पथराव की वजह से 3 बस यात्री घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये बस इंदौर से दिल्ली जा रही थी और अज्ञात लोगों ने इस बस पर पथराव कर दिया। पथराव के कारण बस में सवार 3 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इंदौर से दिल्ली जा रही बस पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया है। इस पूरे हादसे में 3 यात्री को घायल होने की खबर सामने आई है। खबर में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में सीवरेज लाइन डालते हुए पहाड़ी का एक भाग गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। मलबे से दबने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें जहां एक मजदूर की मौत की खबर सामने आई है, वहीं एक मजदूर बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मलबे से दबने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत की खबर सामने आई है, वहीं एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। मृत मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल मजदूर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेशेंट आने वाले हैं, तो उनमें से एक पेशेंट तो अभी हमारे पास पहुंच गए थे पहले ही। तो जिनको जो मिट्टी में दबे बताए गए थे, साइड पे काम कर रहे थे, मिट्टी में दब गए थे। इनको चेस्ट में इंजरीज हैं और स्पाइन में इंजरीज बता रहे हैं, एग्जामिन में करके देखा हूँ।
तो इनको तो चेस्ट एक्सरे के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, इनका एक्सरे स्पाइन का भी और चेस्ट का भी। वो स्टेबल है, वाइटल स्टेबल है, वैसे ठीक है। और जो दूसरा पेशेंट है वो तो ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया था हमारे क्या पास। जो दूसरे वाले को रेफर कर रहे हैं? नहीं, दूसरे वाले को रेफर नहीं करेंगे, जो पहले वाला था उसको रेफर करेंगे, दूसरे वाले को तो भाई हम उनकी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे पुलिस वालों को, पुलिस वाले। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि बागेश्वर के रहने वाले पुलिस जवान वर्ष 2012 में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस लाइन में अचानक गोली चलने की खबर सामने आई है, जहां एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। खून से लथपथ सिपाही की लाश मिली, जिन्हें कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस लाइन में अचानक गोली चलने की खबर सामने आई, जहां पता चला है कि एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सिपाही की खून से लथपथ लाश मिली, जिसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, हमारे ये पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल है सुंदर, जिसको गोली लगी है। तो गोली अब किस कारण से लगी, क्या वजह, इसकी हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ इसको घोषित कर दिया गया। अभी पंचनामा की कार्रवाई चल रही है, परिजनों का हम वेट कर रहे हैं। उसको पंचनामा भरा के फिर पोस्टमार्टम करा के जो भी होगा वो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी क्या कारण है, क्या वजह है, किस कारण से, उसकी भी जांच की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।